हेलो गाइस, तो ये जो होगा एमएम का जनरल एमएम की का मतलब फर्स्ट लेक्चर होगा। और इसके अंदर ना मैं बहुत जनरल बात करने वाली हूँ कि जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए एमएम पढ़ने से पहले, या जो बेसिक है एमएम का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वैसे ना सबसे बड़ा ना बेसिक ही होता है, तो बेसिक बहुत वास्ट होता है, तो मे बी इसको 2 से 3 लेक्चर्स लग जाए। ठीक है, तो इसमें जितना कवर करने की कोशिश करूँगी मैं, मतलब जितना कवर हो सके उतना करने की कोशिश करूँगी। जैसे आपने बहुत सारे टर्म्स सुनी होगी, मियाज़म्स, टेम्परमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा मटिया मेडिका क्या होता है, ये आज तक लोगों को नहीं समझ आता। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले होम्योपैथी क्या होता है। तो सबसे पहले होम्योपैथी जो है ना, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इट इज़ अ स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिस्कवर्ड बाय सैमुअल हेनमैन ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल प्रिंसिपल सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटिव। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो होम्योपैथ है वो किस बेस या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अब कितने भी साल पढ़ोगे या जब भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या बेसिस है होम्योपैथी का। तो वो है सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटिव, और मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता भी होगा ये चीज़। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा होम्योपैथी है ना, वो सिमिलिमम लॉ पे बेस्ड है। अब लॉ ऑफ सिमिलिया क्या होता है ये मैंने बहुत बार डिटेल में बता भी रखा है। बेसिकली आपको सिम्टम्स जो होते हैं, किसी भी कोई पेशेंट आपके पास आया उसको आपको मैच करने होते हैं मेडिसिन या रेमेडी की सिम्टम से। और जब वो सिमिलली मतलब आप सिमिलली आपको लगे कि ये दोनों सिम्टम मैच कर रहे हैं, तब आपको वो मेडिसिन देनी है जो रेमेडी की तरह वर्क करेगी। तो ये होता है लॉ ऑफ सिमिलिया। बाकी ये जो लॉ है बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसको जो आप बार बार पढ़ोगे या समझोगे और उसको अप्लाई करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब होम्योस का मतलब ये होता है, होम्यो मतलब लाइक और सिमिलर। ठीक है, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। तो आपको समझ आ रहा होगा कि होम्योपैथी वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, अब होम्योपैथी जो होता है ना, वो 7 प्रिंसिपल्स पे बेस होता है। 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो? लॉ ऑफ सिमिलिया जो मैंने आपको बताया, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। उसके अलावा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ वाइटल फोर्स, लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग या डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। अब इन सबका क्या क्या मतलब है वो मैं एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। लॉ ऑफ सिमिलिया आप समझ गए होंगे। उसके अलावा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स है कि आपको सिंपल मेडिसिन देनी है। हम अगर कभी भी जो मेडिसिन देते हैं वो एक तो मिनिमम डोजेज में होती है, तो लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब आप समझ गए होंगे, मिनिमम डोजेज। और बस सिंप्लेक्स ही वो सिंपल मेडिसिन होती हैं और ज़्यादा तामझाम नहीं। उसके अलावा ये भी चीज़ होता है कि हमेशा हम जब ड्रग प्रूविंग भी करते हैं ना, तो हम सिंगल रेमेडी, जैसे कोई हमने रेमेडी मेडिसिन ली, उसको हमें ड्रग प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करना है, तो सिर्फ हम सिंगल मेडिसिन का करते हैं। तो अगर आपको कभी भी सिम्टम्स लिखे भी होते हैं तो वो सिर्फ सिंगल मेडिसिन का होता है। तो अगर आप किसी इंसान को 2 या 3 ऐसे मिक्स करके दोगे तो सिम्टम्स कैसे मैच करोगे आप? तो इसलिए हमारे होम्योपैथी में बिल्कुल इंडिविजुअलाइजेशन होती है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि हम बिल्कुल मिनिमम और सिंपल डोजेज से स्टार्ट करते हैं किसी भी रेमेडी को या किसी भी ट्रीटमेंट को। ठीक है, तो ये 3 ये लॉ है। उसके अलावा है डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ होती है, डिजीज़ कभी जब भी हमें जब दिखती है, या कोई सिम्टम्स हमें जब दिखते हैं जब हमारे वाइटल फोर्स पे इफेक्ट हुआ होता है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स उसी को मतलब बताता है कि कोई भी अगर मेडिसिन है उसको डायनेमिक एक्शन का होना होता है, क्योंकि हमारा जो वाइटल फोर्स है, जो हमारी आप कह सकते हैं सोल है एक तरीके से, वो जो है डायनेमिक है। तो अगर किसी भी मेडिसिन को वर्क करना है हमारे ऊपर तो उसको भी डायनेमिक होना पड़ेगा, जिससे वो अपने वाइटल फोर्स पे एक्ट कर सके, हमारे वाइटल फोर्स पे एक्ट कर सके, और हमें मतलब जो भी हमें क्योर चाहिए वो मिल सके। ठीक है, उसके अलावा है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ड्रग प्रूविंग आपको करना ही होगा। अगर आपको कोई मेडिसिन, कोई ड्रग को पहले मेडिसिन बनाना है, उसके बाद उसको एज अ रेमेडी आपको यूज़ करना है, तो इस सब प्रोसेस को गो थ्रू करने के लिए आपको उसको पहले ड्रग प्रूफ करना पड़ेगा। और ये ड्रग प्रूविंग हमेशा ह्यूमन पे की जाती है, जिससे हमें एक्यूरेट सिम्टम्स मिल सके। और ये ड्रग प्रूविंग क्या होती है ये सब कुछ फार्मेसी में हमने पढ़ा हुआ है। तो एक तरीके से फार्मेसी इज़ वेरी मच कनेक्टेड विथ मटिया मेडिका। ठीक है, तो आप ड्रग प्रूविंग पे एक लेक्चर होगा वो देख सकते हो। उसके अलावा डॉक्ट्राइन और ड्रग डायनामाइजेशन, कि हमें जैसे हम सिंपल ड्रग लिए तो हम सिर्फ ड्रग को ऐसा नहीं करते कि कोई ड्रग हमने उठाई कि वाली ड्रग है इसको लेते हैं किसी इंसान को दे देते हैं, नहीं, उसको पोटेंटाइज करना होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ मेडिसिन है वो पोटेंटाइज फॉर्म में ज़्यादा असर करती है, या कुछ मेडिसिन है
उसकी कुछ फॉर्म कोई और डिजीज़ को क्योर कर सकती है और कुछ फॉर्म कुछ और मतलब सिम्टम शो करती है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती है, इसलिए हम ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, तो क्रॉनिक डिजीज़ को कैसे ट्रीट करना है या क्रॉनिक डिजीज़ होम्योपैथी में क्या होता है, इन सब के ऊपर भी एक पूरा डिस्कशन है और ये भी एक कार्डिनल प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये 7 हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। उसके बाद होम्योपैथिक मटिया मेडिका क्या होता है, तो द वर्ड मटिया मेडिका इट कैन मीन्स मेडिकल मैटर, ठीक है। तो मटीरिया मेडिका का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मेडिकल मैटर, मतलब कोई भी चीज़ जो मेडिसिन या मेडिकल से रिलेटेड चीज़ है, मैटर से रिलेटेड है, वो उसको हम मटिया मेडिका कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड बुक ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अगर हम कोई ड्रग किसी ह्यूमन बींग को दे रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसको एक चीज़ पे रिकॉर्ड कर लो और उस रिकॉर्ड बुक को हम क्या कहेंगे, मटिया मेडिका, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में ये चीज़ होती है मटिया मेडिका। इसके अलावा अगर हमें और डेफिनेशन देखनी है, सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स मेडिसिनल मटीरियल फॉर द क्योर ऑफ सिक. It contains collected facts from different experimentations, clinical expressions, including their pharmacodynamic effects and method of application and doses. अगर आपको हर टर्म का मतलब पता है ना, तो आपको डेफिनेशन कोई भी समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एज ड्रग प्रूविंग या कोई क्लिनिकल मतलब कोई क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं किसी इंसान को, उससे निकला या कोई फार्माकोडायनामिक एक्शन है कि इसके अंदर सपोज कोई ड्रग है जिसके अंदर सपोज क्विनीन है, तो जो भी ड्रग जो भी चीज़ें जिनके अंदर क्यूनिन है उनके सेम फंक्शन होंगे, ऐसा ऐसा आप समझ सकते हो। तो जिनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है उनका सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ होगी। तो ऐसे आप उसकी फार्माकोडायनामिक्स भी देख सकते हो कि कैसे वो एक्शन कर रही है एक बॉडी पे। तो जब इन सबको कलेक्टिवली कंबाइन करते हैं तो जो हमें रिकॉर्ड हमें सिम्टम्स का मिलता है उसको हम एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास जो चीज़ मिलेगी वो होगा मटिया मेडिका। तो सिंपल टर्म में ये चीज़ होती है। एक और चीज़, द प्रिंसिपल ऑफ मटिया मेडिका इज ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा क्लिनिकल सिम्टम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। अब जो क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होता है, आपने 2 सिम्टम्स पढ़े होंगे अगर आपको पता होगा तो, एक होता है सब्जेक्टिव सिम्टम, एक होता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होता है, एक तो 2 होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो एक सिम्टम वो होता है जो पेशेंट हमें आके बताता है, और जो दूसरा सिम्टम होता है वो हमें डॉक्टर जो होता है वो क्लिनिकली अगर देख रहा है किसी इंसान को तो वो ऑब्जर्व करता है, तो उसको कहेंगे हम दूसरे वाले मतलब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्टिव जो इंसान ने आके बताया, तुम्हें पेशेंट ने आके बताया, और ऑब्जेक्टिव जो खुद डॉक्टर ने ऑब्जर्व की उसके अंदर, ठीक है। एक और टाइप का सिम्टम होता है क्लिनिकल सिम्टम। वो सिम्टम्स होते हैं जो जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे होते हैं किसी इंसान पे, या जब ड्रग प्रूविंग चल रही होती है तब वो सिम्टम्स कहीं अपीयर नहीं होते, ना ही सब्जेक्टिव ना ही ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हम उस मेडिसिन को, जब सपोज हमने कोई मेडिसिन है उसको प्रूव कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसको लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मैंने किसी और इंसान पे वो यूज़ किया तो मुझे 2-3 एक्स्ट्रा सिम्टम्स मिले। तो ये सिम्टम्स ना ही मुझे ये सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स थे जो मुझे ड्रग प्रूविंग के टाइम नहीं मिले थे। तो ऐसे सिम्टम्स को हम क्लिनिकल सिम्टम्स कहते हैं। तो कभी कभार कुछ लोग जैसे जैसे हम इसमें ऐड ऑन करते रहते हैं तो इसमें हम क्लिनिकल सिम्टम्स भी इंक्लूड करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका, कि मटिया मेडिका कैसे इवॉल्व हुआ। तो मटिया मेडिका जो होता है ना वो बहुत सारे बुक पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटा डी विरिबस वाली जो बुक है, आपको उसका पूरा नाम पता होना चाहिए, फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकोमेंटोरम पॉजिटिविस साइव इंसैनो कॉर्पोरा ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव्स, ठीक है। तो ये पूरा नाम है इस बुक का। तो ये डॉक्टर हेनमैन ने लिखी थी 1805 में, और इसके अंदर 27 ड्रग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका में। उसे इवोल्यूशन मतलब कि मटिया मेडिका जो अभी हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से बेस्ड है, ये किस बुक पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बता दिया फ्रेगमेंटा डी विरिबस पे बेस्ड है। सेकेंड है मटिया मेडिका प्यूरा, ठीक है। तो मटिया मेडिका प्यूरा इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि मटिया मेडिका का मतलब समझ आ गया मेडिकल मैटर जो कि प्योर सिम्टम्स का है। प्यूरा मतलब प्योर, ठीक है। तो प्योर से आया है प्यूरा, ठीक है। तो जो भी सिम्टम्स बिल्कुल प्योरली किसी इंसान पे देखे और फिर उसको लिखे गए, उसको हम मटिया मेडिका प्यूरा में हमने फर्स्ट टाइम लिखा, इसलिए इसका नाम मटिया मेडिका प्यूरा है। तो इट इंक्लूडेड प्योरली द प्रूवन सिम्टम्स ऑफ द ड्रग विच वर प्रूव्ड बाय डॉक्टर हेनमैन ऑन हिमसेल्फ
and his family and colleagues. ठीक है, it is the collection of proved symptoms of the drug in language of patient. ठीक है, तो ये patient जो होता है उसकी लैंग्वेज में लिखा गया, तो ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही प्रूव्ड और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है या इवोल्यूशन का एक सोर्स है मटिया मेडिका का। ठीक है, अब इसके जो है 6 वॉल्यूम्स निकली गई है 1811 से लेकर 1821 तक 6 वॉल्यूम्स इसकी निकली गई, जिसको बाद में फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 2 वॉल्यूम्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि जिसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो 1830 में आई और जो सेकेंड वॉल्यूम थी वो 1833 में आई। ठीक है, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका के 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फ्रेगमेंटा डिविडिबस और मटिया मेडिका प्यूरा, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी मटिया मेडिका के इवोल्यूशन में। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो थी, इसके अलावा जो बुक्स थी जिसने मटिया मेडिका को इवॉल्व करने में हेल्प करवाई वो थी, थर्ड बुक का हम नाम रखेंगे क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मतलब क्या नाम दिया गया था मतलब हेनमैन के टाइम, वो आप मुझे मतलब कमेंट्स में बताना अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज, डॉक्टर हेनमैन फाउंड ऑब्स्टिकल्स ऑन वे ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, देयर इज अ फंडामेंटल कॉज विच प्ले बिगेस्ट रोल इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो जब क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रीट करते थे ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई हेनमैन को, तो उनको फिर पता चला कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ को अगर हम ट्रीट करते हैं सबसे पहले हमें एक फंडामेंटल कॉज पता होना चाहिए उसका। 2 चीज़ होती है, 2 टाइप के कॉज होते हैं अगर हम डिटेल में जाए। एक होता है एक्साइटिंग कॉज, एक होता है फंडामेंटल कॉज। एक्साइटिंग कॉज वो कॉज होता है जो एक्यूट डिजीजेस को पैदा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक फंडामेंटल कॉज होता है जो क्रॉनिक डिजीज़ को बनाने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो कोई इंसान है उसको बारिश से एलर्जी हो जाती है या जो भी, तो जो बारिश है वो एक एक्साइटिंग कॉज है। जैसे ही बारिश हुई उसका जो भी एक्साइट हुआ और उसको सर्दी हो गई या जो भी उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ये एक्यूट डिजीज़ हुआ उसको। ठीक है, तो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा जो भी। इसके अलावा होता है फंडामेंटल कॉज, कि आपका फंडामेंटली कोई चीज़ खराब है, या खराब इन द सेंस फंडामेंटली कोई चीज़ अफेक्टेड है, उसकी वजह से आपको कोई और सिम्टम्स दिख रहा है जो धीरे धीरे आएंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रॉनिक डिजीज में। ठीक है, तो अब हेनमैन ने ये चीज़ सबसे पहले नोटिस की कि एक कोई फंडामेंटल कॉज होता है जो कि क्रॉनिक डिजीज बनाता है, जो प्ले करता है बिगेस्ट रोल इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, ही क्लासिफाइड दिस फंडामेंटल मेन कॉज बिहाइंड द क्रॉनिक डिजीज एज सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। ठीक है, तो उन्होंने इस मेन कॉज की कौन सा फंडामेंटल कॉज है उसको 3 बेसिस में डिवाइड किया, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, जो कि मियाजम्स भी होते हैं। ठीक है, तो 3 सबसे पहले कोई ना कोई कॉज होगा इसलिए उस इंसान को डिजीज़ हुई। ठीक है, अगर क्रॉनिक डिजीज़ हुई है तो कोई फंडामेंटल कॉज होगा, अगर कोई एक्यूट डिजीज़ हुई है तो उसको कोई एक्साइटिंग कॉज हुआ होगा। ठीक है, अब अगर कोई फंडामेंटल कॉज है तो फंडामेंटल कॉज कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। ठीक है, अब ये तीनों क्या होते हैं इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने में ही बहुत वास्ट चीज़ है जो आई डोंट थिंक इस वाले लेक्चर में होगा, सेकंड या थर्ड लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, नहीं तो मैं आपको कुछ दिन में बता ही दूंगी। ठीक है, तो ये था सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस के बारे में। Therefore, all the discoveries related to this is placed in this book. तो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस इनसे रिलेटेड कोई भी अगर कोई डिस्कवरी हुई या कुछ भी हुआ तो ये सब क्रॉनिक डिजीज वाली बुक में लिखा गया। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मटिया मेडिका के इवोल्यूशन के लिए, कि कोई अगर मेडिसिन है जिसको आपको सिम्टम बेस पे देना है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ना कि साइकोटिक ड्रग है या सिफिलिटिक ड्रग है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये वाली बुक भी इवोल्यूशन में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद प्रूविंग बाय ऑस्ट्रियन सोसाइटी, तो ऑस्ट्रियन सोसाइटी ने भी कुछ प्रूविंग की, जिसको उन्होंने प्रूविंग बाय ऑस्ट्रियन सोसाइटी नाम की, मतलब ऑस्ट्रियन सोसाइटी ने बहुत से प्रूविंग की इससे इस डेट के बीच में, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हुई। उसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटिया मेडिका। ठीक है, तो ये जो बुक थी इसको T.F. Allen ने लिखा था। द प्रूविंग कैरिड आउट बाय डॉक्टर हेनमैन वर वेरीफाइड बाय डॉक्टर T.F. Allen एंड रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ठीक है, तो जो T.F. Allen ने एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया हेनमैन का काम और उसको इस बुक में डाला। ठीक है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल हुआ। उसके अलावा गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटिया मेडिका, तो ये द गाइडिंग, ये बहुत सारे कॉलेजेस में भी चलता है, ये वाली बुक पढ़ाई जाती है। तो द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटिया मेडिका जो है ये हेरिंग ने लिखी थी। हेरिंग कलेक्टेड वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल रिलायबल सोर्सेज एंड प्रेजेंटेड अ वॉल्यूमिनस बुक कंटेनिंग ओनली वेरीफाइड सिम्टम्स थ्रू क्योर। ठीक है, तो इन्होंने भी जो पहले की चीज़ें थी उसको थोड़ा सा और
अच्छे से अपने लेवल पे रिसर्च किया कि वो चीज़ें सही है या नहीं, और जो जो चीज़ें सही थी या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट थी उन्हीं चीज़ों को इस बुक में लिखा। तो आप समझ सकते हो कितने लेवल पे चेकिंग होती थी सिम्टम्स की। तो दैट्स वाई जो अब सिम्टम्स आते हैं ना वो सच में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लिखे गए हैं, जो हमें पढ़ाए गए हैं सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं। इसलिए इतना ज़्यादा हमें बिलीव है होम्योपैथ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस, तो ये आई थी 1886 में। तो ब्रिटिश सोसाइटी थी, उसने ऑर्गेनाइज की थी मीटिंग, जिसके रिजल्ट में एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और एक इस बुक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो दे हैव नरेटेड ऑल द सिम्टम इन ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस इन द बॉडी। तो जैसे जैसे मतलब सबसे पहले कौन सा अपीयरेंस आया, सपोज किसी को कोई बीमारी हो रही है तो सबसे पहले क्या, मतलब अगर हम बेसिक जाए तो सबसे पहले उसको मे बी फीवर आएगा, फीवर के बाद मे बी उसको खाने का कुछ मन नहीं करेगा, नोजिया आएगा। तो जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में इन लोगों ने इस बुक में लिखा गया, ठीक है। उसके अलावा डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटिया मेडिका जो कि 1900 में आई थी, इसमें ये लिखा था डॉक्टर J.H. क्लार्क ने, वॉज द ऑथर। ईच रेमेडी इज गिवन इन सच अ फैशन दैट इट मे बी एट वंस डिस्टिंग्विश एंड रिकग्नाइज फ्रॉम अदर मेडिसिन। तो सब ये जो बुक थी इसके अंदर ना उन्होंने बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से लिखा था कि अगर कोई एक मेडिसिन है उसको दूसरी मेडिसिन से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। जैसे अगर आपने कुछ मेडिसिन पढ़ी भी होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार सारी मेडिसिन तो एक तरह से सेम ही काम कर रही है, सबका तो सेम ही सिम्टम है, ऐसा लगता है। या बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो लगता है यार ये तो इसमें भी था, ये तो इसमें भी था, या ये सिम्टम पे तो ये भी चल सकती है, ये भी चल सकती है। तो इस रिकग्नाइजेशन को उन्होंने बहुत ईजी कर दिया इस बुक में, ठीक है, कि आपको अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके साथ ये भी आना चाहिए तभी आप ये देना, ठीक है। इस बेसिस पे कुछ ये बुक थी, ठीक है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका। इसके अलावा कुछ डिफरेंट सोर्सेज थे मटिया मेडिका के, कि क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज से हम मटिया मेडिका को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यार द फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो आपको करनी होती है ड्रग प्रूविंग। तो मटिया मेडिका इज इनकम्प्लीट विथआउट ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ये ड्रग प्रूविंग। उसके अलावा प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स, तो एनिमल्स पे भी किया जाता है, ऑल दो नॉट मैंडेटरी की मतलब जो पहले के जो डॉक्टर्स है जो भी थे होम्योपैथ वो करते थे, लेकिन उन जो सिम्टम्स आते थे ना उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो हाँ किया है, लेकिन ठीक है बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ही पाए गए हैं। इसके अलावा कोई सिम्टम मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद तो बताएगा नहीं जो भी एनिमल होगा कि मुझे ये हो रहा है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ही मिले हैं जो भी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन ठीक है ये भी एक सोर्स है मटिया मेडिका का। उसके अलावा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया कि बाद में जब ड्रग प्रूविंग हो गई उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन निकली किसी ड्रग की तो उसको लिखा गया, मतलब वो भी एक सोर्स है। उसके अलावा एक्सीडेंटल सोर्स की, जैसे सपोज एक्सीडेंटली जो ब्लाटा ओरिएंटालिस है उसका हुआ था, उस पता चला कि जो ब्लाटा ओरिएंटालिस है वो अस्थमा पे बहुत अच्छा वर्क करता है, तो ये एक्सीडेंटली पता चला था। और जैसे ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का भी पार्ट है, ये कैसे है वो आपको पता है तो बताना मुझे भी कमेंट सेक्शन में। लेट्स मेक दिस मोर इंटरेक्टिव, तो ठीक है तो आप कमेंट्स में से बात कर सकते हो इस चीज़ पे, ठीक है। तो हाँ ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पर बेस्ड है ये वाली मेडिसिन। उसके अलावा टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स, तो टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स क्या होता है कि कभी कभार हम कुछ ड्रग है उसका टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, या कोई ड्रग है जिसको हमने ओवर डोजेज कर दिया है तो उसके बाद जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं तो वो कुछ अलग सिम्टम आए। तो अगर ऐसे सिम्टम पहले ही किसी में दिख रहे हैं तो आप ये वाली ड्रग दे सकते हो। तो ऐसे ही कुछ टॉक्सिकोलॉजिकली कुछ ड्रग के सोर्सेज भी मिले। इसके अलावा केमिकल सोर्स, ठीक है, तो स्टडिंग ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी में मेलानिन है या किसी में क्यूनिन है या किसी में सपोज निकोटीन है, तो निकोटीन वाले हैं तो सारे निकोटीन वाले जितने में भी निकोटीन होगा वो सबको आप एक ग्रुप में डाल लो, तो मोस्ट चीज़ें या मोस्ट चीज़ें उनकी सिमिलर सी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा एम्पायरिकल सोर्स होता है ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ सर्टन ड्रग्स, तो कुछ ड्रग्स है जिनको हम ट्रेडिशनली बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, जैसे मे बी नीम है तो ये किसी ने हमें बताया नहीं कि नीम कड़वा होता है या नीम से हम ये चीज़ क्योर कर सकते हैं, और ना ही इसको मे बी किसी पे प्रूफ किया गया था जब इसको यूज़ करते थे। तो ट्रेडिशनली जो मेडिसिन चलती आ रही थी उनको भी यूज़ किया गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जैसे प्रूविंग ऑन प्लांट्स और डॉक्ट्राइन और सिग्नेचर मैंने बताई दिया। तो इन बेसिस पे हमारा जो मटिया मेडिका है वो प्रॉपर मटिया मेडिका बन पाया, ठीक है। तो ये सोर्सेज है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे
टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका, और इसके अलावा उसके बाद हमें और भी चीज़ें पढ़नी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट अप्रोच टू स्टडी मटिया मेडिका, मियाजम्स और ये सब। तो अब मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, और आप देख सकते हो मुझे लगा था ना कि मैं ये सब कुछ कवर कर दूँगी इसी में, लेकिन आई थिंक समझाने में बहुत टाइम लग जाता है या जो भी, तो नहीं हो पाया। तो ये थी छोटी सी वीडियो या जो भी, तो बस अब ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको पसंद आया कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपको समझ आया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो।